आज का जो एजेंडा है इसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के ऊपर बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को लेके हम लोगों की बातें होंगी। ठीक है। यहाँ जो है मैंने एक क्लास बनाई है, स्टूडेंट क्लास। और स्टूडेंट क्लास में मैंने यहाँ दो इंस्टेंस वेरिएबल लिए हैं, ब्रांच और नेम। ये दोनों स्ट्रिंग टाइप के, और एक रोल नंबर लिया हुआ है एट्रीब्यूट, ये इंटीजर टाइप का है। सी और सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग को डील करने के लिए अपने पास कैरेक्टर एरे का ही कंसेप्ट है। और सी प्लस प्लस में क्या कहा गया कि स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज मेंटेन्ड यूजिंग कैरेक्टर एरे, and whenever a character array is terminated by ASCII null values, it is string। लेकिन जावा में इसके contrary, we have a full-fledged class java.lang.string। हम लोगों को ये पता है कि कैरेक्टर कांस्टेंट्स जो हैं वो सिंगल कोट में लिखे जाते हैं और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स डबल कोट में लिखे जाते हैं। तो अब हम लोग अपने स्टूडेंट क्लास को अगर देखें तो अपने पास तीन एट्रीब्यूट्स, तीन इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। रोल नंबर जो कि इंटीजर टाइप का है, ब्रांच और नेम ये दोनों स्ट्रिंग टाइप के। अब हमने रोल नंबर, ब्रांच और नेम इनको लेके गेटर मेथड और सेटर मेथड जो है बनाया है। गेटर और सेटर को लेके हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी एक छोटी सी बात हम बोल दें कि जो गेटर मेथड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एसेसर मेथड, और जो सेटर मेथड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं म्यूटेटर मेथड्स। तो तीन वेरिएबल्स हैं और इन तीनों वेरिएबल्स के लिए हम लोगों ने गेटर और सेटर मेथड बनाया है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो स्टूडेंट नाम की जो क्लास है इसमें तीन एट्रीब्यूट और 6 मेथड्स आ गए, जिसमें से 3 सेटर्स हैं और 3 गेटर्स हैं। 3 सेटर मेथड्स हैं, 3 म्यूटेटर मेथड्स हैं, 3 गेटर मेथड्स हैं, मीन्स एसेसर मेथड्स। इस तरीके से अपनी स्टूडेंट वाली क्लास जो है तैयार है। अब हमने एक सेल क्लास बनाई है और सेल क्लास का नाम मैंने रखा है स्टूडेंट टेस्ट। और यहां पे जो है हमने स्टूडेंट क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल लिया है std, और इस रेफरेंस वेरिएबल std में हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट असाइन किया है। तो ये न्यू स्टूडेंट और ये स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ जो दिख रहा है ये मैं उसको हाईलाइट कर दूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को मैंने std जो रेफरेंस वेरिएबल है स्टूडेंट क्लास का उसमें हमने होल्ड किया है। और अब जो है हम तीनों सेटर मेथड्स जो है कॉल कर रहे हैं। पहला सेटर मेथड मैंने कॉल किया सेट नेम, और उसमें मैंने एक आर्गुमेंट पास किया है राजीव। राजीव इज इनक्लोज्ड इन डबल कोट। हम लोग को पता है एनीथिंग इनक्लोज्ड विद इन डबल कोट इज ए स्ट्रिंग कांस्टेंट। सिमिलरली सेट ब्रांच कॉल हुआ है, ब्रांच का नाम हमने डाला है डबल कोट में CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग,
और रोल नंबर मैंने कॉल किया है और सेट रोल नंबर, और मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट पास किया है 12। इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट के पास जो 3 इंस्टेंस वेरिएबल थे, नेम, ब्रांच और रोल नंबर, इन तीनों की वैल्यूज हमने असाइन कर दी है। नेम की अब वैल्यू हो गई है राजीव, ब्रांच की वैल्यूज हो गई है CSE, और रोल नंबर की जो वैल्यू है वो है 12। नीचे मैंने 4 आउटपुट स्टेटमेंट्स मैंने दिए। पहला आउटपुट स्टेटमेंट क्या लिख रहा है? प्रिंटिंग डिटेल। और किसका डिटेल हम लोग प्रिंट करा रहे हैं? तो जो अपने पास ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट क्लास का, जिसके इंस्टेंस वेरिएबल्स को, जिनके एट्रीब्यूट्स को अभी हम लोगों ने सेट किया है, उसके डिटेल को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। तो जब मैंने लिखा std.getName, तो हमको नाम क्या मिलेगा? राजीव। फिर मैंने कॉल किया है std.getRollNumber, मुझे यहाँ से रोल नंबर मिल जाएगा, डेट इज 12। और std.getBranch, यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा? ब्रांच की इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो तीनों गेटर मेथड्स हैं उनको किसी भी ऑर्डर में कॉल किया जा सकता है। इसी कंटिन्यूएशन में हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो सेटर मेथड्स हैं, सेट नेम, सेट ब्रांच और सेट रोल नंबर, ये किसी भी ऑर्डर में क्या किए जा सकते हैं? कॉल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां जो ये सर्किल्ड किया हुआ एंटिटी है, यहां पे हमने बेसिकली किया क्या है? हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट को लेके मैंने एक बात बोली थी कि ऑब्जेक्ट इज एन इनकैप्सुलेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए कितने मेमोरी की जरूरत होगी? इट विल बी कंप्यूटेड बाय द न्यू ऑपरेटर। और ये बात भी मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस हमने किया है कि कंस्ट्रक्टर्स आर ऑलवेज यूज्ड इन कंजंक्शन विद न्यू कीवर्ड। ठीक है, अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट, इसको मैंने स्टूडेंट नाम के क्लास में कहीं पर भी डिजाइन नहीं किया। स्टूडेंट नाम के क्लास में क्या क्या है हमारे पास? तो 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, 6 मेथड्स हैं, 6 मेथड्स। उन 6 मेथड्स में से 3 म्यूटेटर मेथड्स हैं और 3 एसेसर मेथड्स। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या? कंस्ट्रक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, और whenever an object is created, the instance variables are initialized. It means constructor performs 2 tasks. कंस्ट्रक्टर 2 काम करेगा। पहला काम, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट के पास जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनको एक वैल्यू भी असाइन करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि यहां जो हमने कंस्ट्रक्टर देखा, ये कंस्ट्रक्टर कोई आर्गुमेंट हमसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैंने यहां पे कोई भी आर्गुमेंट जो है वो सप्लाई नहीं किया। आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर है ये कैसे काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो 2 बातें बोलनी पड़ेगी। पहला कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, एंड कंस्ट्रक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है, अब इंस्टेंस वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उसको लेकर 2 बातें उठेंगी। या तो इंस्टेंस वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं वो डिफॉल्ट वैल्यूज से इनिशियलाइज की जाएंगी, या फिर उन पैरामीटर्स से हम उसको इनिशियलाइज करेंगे
जो हम लोग कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में हमने कंस्ट्रक्टर में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है। इस वजह से जो भी ये तीनों वेरिएबल्स हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स, क्रिएशन टाइम पे इनको डिफॉल्ट वैल्यूज दी जाएंगी और उनको हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। यहां पे हमने आउटपुट दिखाया, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर को जरा देखते हैं। तो पहली लाइन में मैंने बोला हुआ कि कंस्ट्रक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू इंस्टेंशिएट ए क्लास। क्लास का ऑब्जेक्ट अगर बनाना है तो वी हैव टू यूज कंस्ट्रक्टर। दूसरी बात मैंने कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या बताई है कि कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट मेथड्स, हैंस इट हैज नो रिटर्न टाइप इवन वाइड। कंस्ट्रक्टर्स मेथड्स नहीं है, इसलिए उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। तीसरी बात, नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम एज द नेम ऑफ क्लास। क्लास का नाम स्टूडेंट है, कंस्ट्रक्टर का नाम स्टूडेंट होगा। क्लास का नाम इंप्लाई है, कंस्ट्रक्टर का नाम इंप्लाई होगा, ठीक है। और चौथी बात मैंने यहां पे क्या बताई है कि कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज यूज्ड विद न्यू कीवर्ड। पिछले स्लाइड में इसको लेके हम लोगों ने बातें की है। अब हम लोग अगर कंस्ट्रक्टर को देखें तो वी कैन कैटेगराइज कंस्ट्रक्टर्स इन 3 डिफरेंट वेज, 3 तरीके से। यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इतना ब्रॉड कैटेगराइजेशन किसी लिटरेचर में हुआ नहीं। पहला है बाय प्रोवाइडर, कौन कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा बाय आर्गुमेंट्स, और तीसरा बाय एसएस मॉडिफायर्स। अमूमन जो भी लिटरेचर में कैटेगराइजेशन हमको मिलता है वो ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट मिलता है, ठीक है। तो 3 तरीके से कंस्ट्रक्टर हमको कैटेगराइज हम लोग कर सकते हैं। पहला बाय प्रोवाइडर, कौन प्रोवाइड कर रहा। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ द आर्गुमेंट्स, और तीसरा एसएस मॉडिफायर्स के बेसिस पे भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब आते हैं कंस्ट्रक्टर बाय प्रोवाइडर। तो हमने जो स्टूडेंट नाम की क्लास ली थी और जिस लाइन को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया था उसी चीज को मैं इस स्लाइड पे दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट है जहां से ये एरो डिराइव हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, तो ये क्या है, दिस इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट क्लास। हम लोग को पता है कि भाई नेम ऑफ क्लास और नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर शुड बी सेम, तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं। दूसरी बात, इट इज नॉट रिसीविंग एनी आर्गुमेंट, ये बात पहले डिस्कस हुई। अगली बात, इट इज प्रोवाइडेड बाय जावा कंपाइलर एट कंपाइलेशन टाइम। जब हम अपने स्टूडेंट क्लास को कंपाइल करेंगे तो जावा कंपाइलर जो है हमको ये कंस्ट्रक्टर जो है प्रोवाइड किया। आगे, when programmer does not supply any constructor in a class, then and only then Java C provides a default constructor। यानी क्लास को बनाने वाला जो डेवलपर है अगर अपनी क्लास में वो किसी भी कंस्ट्रक्टर को स्पेसिफाई करके प्रोवाइड नहीं करता है तो सिर्फ और सिर्फ इस केस में, जब हमारे क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर उपलब्ध नहीं है, तब और केवल तब हमारा जावा कंपाइलर अपनी ओर से एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करेगा। आगे, std इज द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ स्टूडेंट क्लास, ये बात ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। और अगली बात, std कैन पॉइंट टू एनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास स्टूडेंट। यानी ये जो रेफरेंस वेरिएबल है स्टूडेंट क्लास का, इस रेफरेंस वेरिएबल में हम लोग स्टूडेंट क्लास के चाहे जो भी और जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए उनके रेफरेंसेस को हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी बात किसकी हो रही है, कंस्ट्रक्टर, और कौन सा कंस्ट्रक्टर, तो बाय प्रोवाइडर जो पहला कैटेगराइजेशन था उसके अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जावा कंपाइलर जो है, जावा कंपाइलर इज प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टर कब, जब क्लास जो हम कंपाइल कराने जा रहे हैं उसमें डेवलपर ने कोई कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड नहीं किया है, लिख के नहीं दिया है। और अगर डेवलपर ने कोई कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया है तो उस केस में जावा कंपाइलर कभी भी अपनी ओर से कोई कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करेगा। अब यहां जो है हमने जावा पी जो एक यूटिलिटी है जिसको लेके हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया है, इसका इस्तेमाल मैं करके स्टूडेंट डॉट क्लास को मैं यूज कर रहा हूं और कुछ इंफॉर्मेशन को मैं डिराइव कर रहा हूं, निकाल रहा हूं। तो ये जो व्हाइट कलर से दिखा ये क्या है, तो पब्लिक स्टूडेंट, पब्लिक स्टूडेंट, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर कौन दिया है, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करने गए थे, ठीक है। ध्यान ये देना है कि स्टूडेंट का जो एसएस मॉडिफायर है वो पब्लिक है। क्यों? क्योंकि जो क्लास हमने स्टूडेंट बनाई थी उसमें हमने क्या लिखा था, पब्लिक क्लास स्टूडेंट, ठीक है। तो जिस एसएस मॉडिफायर का इस्तेमाल करके हम लोग क्लास डिफाइन करेंगे वही एसएस मॉडिफायर यूज होगा उस कंस्ट्रक्टर के साथ भी जिस कंस्ट्रक्टर को जावा सी प्रोवाइड करेगा। और बाकी जो है वो 6 मेथड्स हम लोगों को दिख रहे हैं जिसमें से 3 गेटर्स हैं और 3 सेटर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात एकदम से क्लियर हो जा रही है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को बेसिकली कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो जावा कंपाइलर प्रोवाइड कर रहा है। कब? जब हमारे क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर अलग से नहीं दिया गया है। अब इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने बोल दिया। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द रीजन कि हम इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं। तो रीजन नीचे एकदम से क्लियरली लिखा गया है, द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर provided by the Java C initializes the instance variables by their default values, ठीक है। क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, तो ऑब्जेक्ट के पास जो भी इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे उनको डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। यही रीजन है कि इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। अब जो है हम स्टूडेंट वाली क्लास को जो है फिर से हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। वही क्लास जो हम लोगों ने सबसे पहले देखी थी। और अब जो है स्टूडेंट टेस्ट में मैंने एक काम किया, मैंने यहां पे कोई सेटर मेथड कॉल नहीं किया। इसके पहले स्टूडेंट टेस्ट में जो है सेटर मेथड कॉल हुआ था तो वैल्यू सेट हुई थी। अभी हमने केवल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और अब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उस क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के पास जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को मैं एसेस कर रहा हूं, ठीक है। मैंने गेटर मेथड यहां पे कॉल किया है, गेट नेम, गेट रोल नंबर और गेट ब्रांच। आगे देखते हैं आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो आउटपुट ऑफ स्टूडेंट क्लास, ध्यान दीजिए, नेम क्या हो गया, नल, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग क्लास का रेफरेंस वेरिएबल कौन सा है, नेम। और इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था डिफॉल्ट वैल्यूज का कंसेप्ट, उसमें रेफरेंस वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, नल। रोल नंबर की वैल्यू क्या है, 0। क्यों? क्योंकि रोल नंबर का डेटा टाइप क्या है, इंट। और इंटीजर के लिए डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग देख चुके हैं, इट इज 0। और ब्रांच भी हमारा क्या है, स्ट्रिंग। ब्रांच हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है। तो रेफरेंस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती है, नल होती है। नीचे मैंने फिर से ऐड किया है, ऑल इंस्टेंस वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड by their default values, hence the constructor provided by Java C is known as default constructor,
ठीक है, आगे आते हैं। अब यहां पे मैं एब्स्ट्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूं। ध्यान ये देना है कि जब भी हम लोग कोई क्लास बनाएंगे तो क्लास में कोई ना कोई एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए। बिना एब्स्ट्रैक्शन के कभी कोई क्लास नहीं बनेगी। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन दो तरीके के होते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और मेथड एब्स्ट्रैक्शन। मेथड एब्स्ट्रैक्शन को बिहेवियर एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? तो इंस्टेंस वेरिएबल्स की वजह से होता है। और बिहेवियर एब्स्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? तो मेथड्स की वजह से होता है। स्टूडेंट नाम की जो क्लास है उसमें कितने इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं? 3। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन की वैल्यू हो गई 3। और कितने मेथड है? तो 3 गेटर है और 3 सेटर है। इस वजह से बिहेवियर एब्स्ट्रैक्शन कितना हो गया? 6। ठीक है, आगे इसी कंटिन्यूएशन में, टू यूज द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ क्लास ऑब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड। हमने क्या कहा कि क्लास जब भी बनेगी तो किसी ना किसी एब्स्ट्रैक्शन के साथ बनेगी। तो क्लास में अगर एब्स्ट्रैक्शन है तो वी जस्ट वांट टू यूज दैट एब्स्ट्रैक्शन इन आवर कोड। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि किस तरीके से हम उस एब्स्ट्रैक्शन को यूज कर पाएंगे। तो जवाब क्या है? तो जवाब यह है कि वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। और इसी कंटिन्यूएशन में एक बहुत शानदार लाइन जो है यहां पे जो दिख रही है वो क्या है कि वेन एवर अ क्लास इज इंस्टेंशिएटेड, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स सेम एब्स्ट्रैक्शन एज क्लास रिप्रेजेंट्स। ठीक है, जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट वही एब्स्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा जो एब्स्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रही है हमारी क्लास। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर में इस बात को देखा था कि चिंपैंजी जो है वो हंस सकता है, लेकिन डंकी जो है वो नहीं हंसेगा, गधा नहीं हंसेगा। क्यों? क्योंकि गधा जिस क्लास का है उसमें हंसने वाला कोई मेथड नहीं है। ठीक है, इसलिए यहां पे ये लाइन लिखी गई है कि वेन एवर ए क्लास इज इंस्टेंशिएटेड, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स सेम एब्स्ट्रैक्शन एज क्लास रिप्रेजेंट्स। अब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा रहे हैं ये मेमोरी में रखे कहाँ जाएंगे? तो ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज प्लेस्ड इन हीप। जेवीएम का स्ट्रक्चर याद है, डिस्कस हुआ था, तो वहां पे हीप था। तो हीप में हम लोग ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये बात कई बार डिस्कस भी हुई है कि जावा में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके नाम नहीं है। ठीक है, और हमने एक बात और कहा कि ऑब्जेक्ट इज एन इनकैप्सुलेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ ये स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को लेके मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है। तो इस ऑब्जेक्ट के पास कितने एट्रीब्यूट होंगे? तो 3 एट्रीब्यूट होंगे, रोल नंबर, ब्रांच और नेम। और अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को एसेस करना है तो इसका एड्रेस मेरे पास होना चाहिए, और वो एड्रेस मैंने किस में असाइन किया था? तो एसटीडी में। तो व्हाट इज एसटीडी? तो एसटीडी इज द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ क्लास स्टूडेंट। ठीक है, यानी स्टूडेंट के इस ऑब्जेक्ट को एसटीडी नाम का रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट आउट कर रहा है। जब भी मुझे इस ऑब्जेक्ट को एसेस करना होगा आई हैव टू यूज एसटीडी रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, अब यहां पे जो व्यू बताया गया है, दिखाया गया है, फिगर दिखाया जा रहा है, उसमें क्या है? तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास इज क्रिएटेड, और जिस कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल हो रहा है उसको जावा कंपाइलर ने प्रोवाइड किया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसलिए इस ऑब्जेक्ट के पास जितने भी रेफरेंस वेरिएबल्स होंगे उन सबकी वैल्यूज डिफॉल्ट वैल्यूज से इनिशियलाइज की जाएगी। तो रोल नंबर को कौन सी वैल्यू दी गई है? 0। ब्रांच और नेम ये दोनों स्ट्रिंग क्लास के रेफरेंस वेरिएबल है, इसलिए इनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल होती है। ठीक है, तो इस समय हमारे ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो कुछ ऐसा है जहां पे रोल नंबर इज 0, ब्रांच इज नल एंड नेम इज आल्सो नल। और ये तब का स्टेट है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है।
अब हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज किया। तो टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट वी हैव टू चेंज द इंस्टेंस वेरिएबल्स वैल्यूज। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स जो है उनकी वैल्यूज को अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे क्या करना होगा, तो आई हैव टू कॉल सेटर मेथड। तो अब मैंने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज किया और मैंने सेटर मेथड कॉल किया। सेट नेम, नाम दे दिया राजीव, सेट ब्रांच CSE, सेट रोल नंबर 12। अब हमारे ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हमने कहा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द हीप। तो हीप क्या है, हीप इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम मेमोरी में ले जाकर स्टोर किए हुए हैं तो उस ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस होगा। तो ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं हैश कोड। जैसे डेटा स्ट्रक्चर में जब हैशिंग हम लोग डिस्कस किए थे तो वहां पे एक चीज क्लियर थी कि दो अलग अलग कीज के लिए हैश वैल्यूज भी अलग अलग होंगी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, मैंने इस ऑब्जेक्ट के हैश कोड को जो है प्रिंट किया है। तो ऑब्जेक्ट के हैश कोड को प्रिंट करने के लिए अपने पास दो तरीका है। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि एसटीडी को सिंपली जो है पास कर दिया जाए, कहां पे, सिंपली पास कर दिया जाए system.out.println मेथड में। और दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग std.हैश कोड जो है कॉल कर लें, जैसा कि दूसरे वाले लाइन में किया गया है। ठीक है, अब जब हम लोग पहला वाला काम किए हैं तो हमको जो वैल्यू मिली है, जब हमने केवल एसटीडी को पास किया है तो हमको जो एड्रेस मिला है इट इज इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। और जब हम लोग हैश कोड को कॉल करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो डेसिमल में मिलेगी। और ये जो वैल्यू दिख रही है हेक्सा कोड में 19821F, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 167111। ठीक है, जितनी बार भी हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे, जितनी बार भी हम इसको रन कराएंगे, उतनी बार हमको अलग अलग हैश कोड मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने आखिरी स्लाइड की तरफ, जो कंक्लूड यहाँ पे हम लोग करेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने आज की सेशन में क्या देखा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, हैश कोड हम लोग कैसे एसेस करेंगे।